साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले आरपीएससी द्वारा लिया गया, जो अभी हाल ही के अंदर कब 30 जुलाई को लिया गया था, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। और ये जो सेकंड ग्रेड का आपका री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो राजस्थान जीके के जो सवाल पूछे गए थे, उन सवालों को अपन हल करने वाले हैं। तो अभी आपको देखना है कि देखो आरपीएससी का जो वर्तमान लेटेस्ट जो पैटर्न है, किस आधार पर क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे आरपीएससी सवाल पूछ रहा है। क्योंकि ये पैटर्न जो है आपका बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, अभी जुलाई के अंदर आपका ये एग्ज़ाम लिया गया था। इसमें राजस्थान जीके के बहुत शानदार टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चनों का अपन हल करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। बढ़ जाता है सीधा ही पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संत मावजी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, वीरफत्ता जी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिलवाड़ा पशु मेला जो है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में बढ़ता है। तिलवाड़ा जो कि आपका बालोतरा में पड़ता है, ठीक है। पहले ये बाड़मेर में था, अब नए जिलों के गठन के बाद मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है वो बालोतरा में लगता है, आपको याद रखना, ठीक है। कौन से जिलों में आ गया, अब ये बालोतरा में आ गया, ठीक है, क्लियर। इसका जो प्रारंभ हुआ था ना, इस मेले का जो प्रारंभ हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 1431 विक्रम संवत को इसका आरंभ माना जाता है, ठीक है। कब से कब तक लगता है, तो ये लगता है आपका चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है, ठीक है। और ये मेला थारपारकर जो नस्ल है ना, उसके लिए फेमस है। आपकी गाय की जो नस्ल है आपकी थारपारकर, उस नस्ल के लिए फेमस है। राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो कि लूनी नदी के किनारे लगता है, ये भी आपका सवाल पूछा गया है, ठीक है। राज्य का सबसे प्राचीनतम मेला ये पशु मेलों में, बिल्कुल ये फैक्ट आपको याद रखना, सबसे पुराना। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा पहली बार वर्ष 1957 में से राज्य स्तरीय दर्जा मिला था। कब दर्जा मिला इसको तो याद रखना, 57 के अंदर, 1957 में। इस मेले में ऊंट, घोड़े, रथ के सुडौल बैलों की बिक्री होती है। इस पशु मेले में कांकरेज नस्ल के बैल भी आते हैं, मालानी नस्ल के घोड़े, ऊँटों की बिक्री जोर शोर से होती है। मल्लीनाथ जी पशु मेला वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ की स्मृति में आयोजित होता है। मल्लीनाथ पशु मेला देसी महीनों के अनुसार सबसे पहले आने वाला पशु मेला है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। यानी पहला सबसे पहला पशु मेला कौन सा आता था, चैत। देसी महीनों में सबसे पहला महीना कौन सा आपका, चैत। तो सबसे पहला आने वाला जो मेला ना पशु मेला, वो मल्लीनाथ जी का पशु मेला। इस मेले में सांचौर की नस्ल के बैलों की और मालानी नस्ल के घोड़ों की और ऊँट की बिक्री होती है। विक्रम संवत 1831 में मल्लीनाथ के गद्दी आसीन होने के शुभ अवसर पर एक विशाल समारोह का आयोजन होता है। उसी समय आपका ये मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। अब बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था, गोगा जी, पापू जी, धन्ना जी और जम्बो जी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संत जम्बो जी के जन्म की बात कर लो तो 1451 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पीपासर नागौर के अंदर हुआ था, याद रखना आपको, पीपासर नागौर, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक जो बचपन का नाम था वो था धनराज, ठीक है। इनके उपनाम क्या है, तो इनको गूंगा गहला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गूंगा गहला। गूंगा गहला और प्रकृति वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है, प्रकृति वैज्ञानिक, ठीक है। 1485 में समराथल और बीकानेर से 20+9 यानी 29 नियम चलाए थे। यानी 29 नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो कब किया था, तो 1485 ईस्वी में किया था। इन नियमों को अपनाने वाले विश्नोई कहलाते हैं। और इन्होंने पशु बलि और वृक्ष काटने पर रोक लगाई, नैतिक शिक्षा पर बल दिया, हिंदू धर्म मुस्लिम संप्रदाय में फैले बाह्य आडंबरों का विरोध किया। विश्नोई समाज के लोग जो सर्वाधिक रहते हैं वो जोधपुर जिले में रहते हैं। कौन से जिले में रहते हैं, जोधपुर जिले में।
इस संप्रदाय के अंदर देखो भेड़ बकरी का लालन पालन नहीं किया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। भेड़ बकरी का लालन पालन नहीं किया जाता। इस संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं ना शव को दफनाते हैं, ठीक है, जलाते नहीं, शव को दफनाते हैं। जम्बू जी का उपदेश जो है वो जम्ब सागर ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? जम्ब सागर में। जम्बू जी के उपदेश उन्हें जिन्हें 120 वाणियाँ कहा जाता है, वो जम्बू जी का उपदेश पढ़ने वाला गायणी या शब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है? या तो गायणी कहलाता है या शब्दी कहलाता है। समाधि 1526 में, मुकाम तालवा बीकानेर में। इस संप्रदाय द्वारा पेड़ पौधों की रक्षा के लिए जान देने की जो प्रथा है उसे खड़ाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना, खड़ाना। पेड़ पौधे की रक्षार्थ तो जो अपनी प्राण देते थे उसे क्या कहते हैं? खड़ाना कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर या मंदिर स्थापत्य कला मारू गुज्जर शैली का ही आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, अहुआ का कामेश्वर मंदिर और नागदा का सास बहू का मंदिर जो कि उदयपुर के पास है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समिदेश्वर मंदिर, ठीक है। ये आपका मारू गुज्जर शैली में निर्मित है, ठीक है। तो मारू गुज्जर शैली की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो मारू गुज्जर शैली का एक दूसरा नाम है जो आपको याद रखना है, इसे सोलंकी शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है? इसे सोलंकी शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर गाइस? दूसरा, पूरे भारत देश के अंदर इस शैली का जो सबसे पहला मंदिर है ना वो आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर है। कौन सा? मोढेरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, ये राजस्थान में नहीं, ध्यान रखना आपको। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात वाला इस शैली का पूरे भारत देश का प्रथम मंदिर है। और राजस्थान का इस शैली में निर्मित आपका समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ वाला, जिसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा संचाय माता का मंदिर ओसिया, ये भी आपका मारू गुज्जर शैली का है। चंद्रावती के मंदिर, ये भी आपके मारू गुज्जर शैली में निर्मित है। और देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये भी आपके मारू गुज्जर शैली में निर्मित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये मैंने आपको 5 मंदिर बता दिए, जिसमें से एक तो आपका गुजरात के अंदर है, 4 आपके राजस्थान में। समिदेश्वर मंदिर, संचाय माता मंदिर, चंद्रावती के मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर। तो ये जो 4 मंदिर आपके मारू गुज्जर शैली, जिसे सोलंकी शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। किशनगढ़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, या फिर आपकी मेवाड़ स्कूल, या फिर आपका हाड़ौती स्कूल। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध किशनगढ़ स्कूल से है। कौन सी स्कूल से है? किशनगढ़ स्कूल से है। अब किशनगढ़ जो शैली है उसके मैं प्रमुख चित्रकारों की अगर बात कर लेता हूँ तो आपको याद रखना अमीर चंद, सबसे पहले नाम याद रखोगे अमीर चंद। फिर आपका कौन हो जाएगा? धन्ना, फिर आपका छोटू, फिर आपका सूरतराम, फिर आपका सूरध्वज, फिर आपका मोरध्वज निहाल चंद, जो कि आपका सवाल में पूछा गया। नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, सवाई राम, तुलसीदास, लाडली दास, ठीक है। तो ये जितने भी चित्रकार हैं आपके, ये किशनगढ़ चित्र शैली के, ठीक है। किशनगढ़ चित्र शैली बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है। देखो बनी ठनी कौन थी उसके बारे में आज मैं बता देता हूँ। तो ये एक सुंदर सेविका थी जो सावंत सिंह की विमाता के साथ दिल्ली से आई थी। कहाँ से आई थी? दिल्ली से आई थी। विमाता क्या होता था? विमाता यानी सौतेली माता, यानी एक सुंदर सेविका थी जो सावंत सिंह की सौतेली माता के साथ दिल्ली से आई थी आपके किशनगढ़। ये सेविका सावंत सिंह के मन को भा गई और जल्द ही इसकी पासवान बन गई। इसके बाद किशनगढ़ चित्रशाला के प्रबंधक निहाल चंद ने इसका चित्र बनाया जो कि बनी ठनी के नाम से आपका फेमस हुआ, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं किशनगढ़ शैली के आपको चित्रकारों के नाम बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। अमीर चंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरतराम, सूरध्वज, मोरध्वज निहाल चंद, नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, जोश, सवाई राम, तुलसीदास,
और लाडली दास, ये प्रमुख आपके जो किशनगढ़ शैली के चित्रकार है। जरूर याद रखना, एग्जाम में आजकल जो चलता है पैटर्न, चित्र शैली से जो सवाल पूछे जाते हैं वो चित्रकारों के नाम पूछे जा रहे हैं, तो अपने नोट्स में जरूर ऐड करना, यहाँ से सवाल वापस से पूछा जाएगा। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है। तो राजस्थान के अंदर देखो अंत कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपकी कहावत है, तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर, यानी तीज से स्टार्ट होता है और गणगौर पे आपका खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कहावत है? तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर, यानी तीज पे राजस्थान में त्योहारों का आरंभ होता है और गणगौर के त्योहारों पर गणगौर के त्योहार पर राजस्थान के त्योहारों का समापन हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं अदर फैक्ट की बात करना चाहता हूं तो देखो आज मैं आपको बताऊंगा, एक तो जैन धर्म के जो प्रमुख त्योहार है ना उनके बारे में अपन बात करेंगे। बाकी सारे त्योहारों की तो अपन बात करते रहते, लगभग मैं हर वीडियो में करता हूँ। तो देखो जैन धर्म का सबसे पहले एक त्योहार होता है दस लक्षण, ठीक है, 10 लक्षण पर्व, ठीक है। ये पर्व चैत्र भाद्रपद माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? माघ, देखो चैत के महीने में भादवे में और माघ के चैत शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरा पर्युषण पर्व, ये बहुत बार आरएस में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। पर्युषण पर्व ये भी जैन संप्रदाय का त्योहार है। ये पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। पर्युषण का अर्थ होता है तीर्थंकरों की सेवा या पूजा करना, ठीक है। अब देखो पर्युषण का अर्थ क्या होता है आपको याद रखना, जो जैन धर्म के अंदर जो तीर्थंकर होते हैं ना उनकी सेवा करना या पूजा करना। जैन धर्म में पर्युषण पर्व महापर्व कहलाता है आपका। कौन सा कहलाता? महापर्व। इसके अलावा मैं बात कर लेते हैं, एक होता है आपका रोट तीज। ये रोट तीज, ये त्योहार भी आपका बिल्कुल जैनों का है, जैन संप्रदाय का। ये पर्व भाद्रपद शुक्ल तीज को मनाया जाता है। इस दिन खीर और मीठी रोटी बनाई जाती है। एक आपका महावीर जयंती आता है, तो महावीर जयंती कब आता? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आता है। कब आता है भाई? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का। एक आपके ऋषभदेव की जयंती आती है। ऋषभदेव की जयंती जो आती है वो चैत्र कृष्ण नवमी को आती है। तो मैंने जैन धर्म के त्योहार बताया आपको 5। सबसे पहला 10 लक्षण पर्व, दूसरा पर्युषण पर्व, तीसरा रोट तीज, चौथा महावीर जयंती, 5वां ऋषभदेव की जयंती। यहाँ से सीधा सवाल बनता है एग्जाम्स के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। आज हम बात कर लेते हैं मुस्लिम त्योहारों के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ से भी सवाल बनते हैं जो कि बच्चे बहुत कम कर पाते हैं। तो आज पहला जो त्योहार है उसके बारे में बताऊंगा मैं। ये पहला त्योहार होता है मुहर्रम। मुहर्रम क्या होता है? हिजरी सन का प्रथम महीना होता है, यानी मुसलमानों का जो कैलेंडर है उनके मंथ्स अलग होते हैं। तो सबसे पहले मुसलमानों का जो मंथ होता है वो मुहर्रम होता है। ये त्योहार कुर्बानी का त्योहार है। मोहम्मद साहब के बेटे इमाम हुसैन की शहीदी, यानी इसी दिन शहीद हुए थे, तो शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ताशा नामक वाद्य यंत्र के साथ ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिया करबला के मैदान में दफनाया जाता है। समझ में आ गया? मुहर्रम कब मनाया जाता है? मुहर्रम जो पहला महीना होता है उसकी 10वीं तारीख को, मुहर्रम की 10वीं तारीख को मुहर्रम त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन मोहम्मद साहब के जो बेटे थे इमाम हुसैन, ठीक है, उनके बेटे नहीं थे, नवासे थे उनके, इमाम हुसैन शहीद हुए थे। इसी कारण ये आपका क्या मुहर्रम मनाया जाता है। दूसरी मैं बात कर लूँ ईद उल मिलादुन नबी, जिसे 12 वफात कहा जाता है। ये क्यों मनाया जाता था? ये आपका ईद उल मिलादुन नबी, जिसे 12 वफात का जो त्योहार होता है मुसलमानों को, देखना 12 वफात, 12 वफात जो मनाया जाता है, ये मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक है हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को इस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था मक्का के सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है। 2 खास त्योहार होते हैं मुस्लिम संप्रदाय के, एक तो ईद उल फित्र जिसे मीठी ईद कहा जाता है, एक होता है ईद उल जुहा जिसे बकरे ईद कहा जाता है। ईद उल फित्र रमज़ान के महीने में रोजे रखकर मनाया जाता है और इस अवसर पर सवैया और खीर बनाई जाती है। जबकि ईद उल जुहा ये कुर्बानी का त्यौहार होता है, जो कि पैगंबर हज़रत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हज़रत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में आपका मनाया जाता है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने आज आपको जैन संप्रदाय के त्यौहार और मुस्लिम संप्रदाय के त्यौहार आपको बता दिए, जो कि एग्जाम्स में बनते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अब अगला सवाल देख लेते हैं गाइस। अगला सवाल है कि सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था?
तो सिरोही राज्य का जो पूर्ण विलय हुआ था ना, वो कब हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन से में हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना ये जो सिरोही का जो पूरा विलय हुआ था, ये कब हुआ था आपका, 5 जनवरी 1949, 1 नवंबर 1956, 15 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को सिरोही राज्य का पूर्ण विलय राजस्थान के अंदर हुआ था। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। तो सिरोही जो है ना, ये 2 सोपानों के अंदर राजस्थान में इसका विलय हुआ था। आधा सिरोही आपका छठे चरण में मिला लिया गया, फिर जो बाकी बच गया माउंट आबू वो आपके 7वें चरण में आपका मिलाया गया। तो कितने चरणों में इसका विलय हुआ था, तो 2 चरणों में इसका विलय हुआ था। छठा जो चरण हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 7वां जो चरण हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। छठे चरण तक जो सारी रियासतें थी उसके साथ ही संयुक्त वृहद राजस्थान और सिरोही को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और इसी छठे चरण के अंदर भौगोलिक जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र का जो आधिकारिक नाम है वो राजस्थान दिया गया। राजधानी आपकी जयपुर थी, मुख्यमंत्री आपके हीरेलाल शास्त्री और राज प्रमुख आपके मानसिंह द्वितीय थे। जबकि मैं 7वें चरण की अगर बात कर लेता हूं तो 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण हुआ था। इसमें अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, मंदसौर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा गांव राजस्थान में शामिल कर दिया गया और सिरोज उपखंड जो कि झालावाड़ का सिरोज है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। राजधानी आपकी जयपुरी थी, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल चंद थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंवरी नृत्य के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। गंवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल मैं इसके राइट आंसर की अगर बात करता हूँ तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, भील जनजाति का सबसे प्रमुख नृत्य गंवरी नृत्य। इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये राज्य का सबसे प्राचीन लोक नाटक की कला है जिसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इस नृत्य के नाटक में प्रमुख पात्र भगवान शिव होते हैं और शिव की अर्धांगिनी गौरी पार्वती के नाम के कारण ये नृत्य का नाम गंवरी पड़ा था। गंवरी नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये सवाल आपका एग्जाम में बना है। शिव को क्या कहा जाता है, पूरिया कहा जाता है। ठीक है, और नृत्यकार त्रिशूल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं जो मांदल थाली के ताल पर नृत्य करते हैं। कुटकुटिया इस नाट्य का सूत्रधार होता है। गंवरी लोकनाट्य का मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा है। ये भी सवाल आपका भी हाल ही लेटेस्ट एग्जाम के अंदर रिट में आया था। ठीक है, कि भाई गंवरी लोकनाट्य का मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा है। गंवरी लोकनाट्य को राखी के बाद इसका प्रदर्शन 1.25 माह यानी 40 दिन चलता है। इस नाट्य में शिव भस्मासुर का प्रतीक राई बुढ़िया होती है। दोनों पार्वतियों के प्रतिमूर्ति यानी मोहिनी और असली पार्वती दोनों राइया, कुटकुटिया और पाट भोपा ये 5 गंवरी के मुख्य पात्र होते हैं। अन्य पात्र खेल्य कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट की इसके बारे में तो आपको बिल्कुल याद रखना। गंवरी नृत्य पुरुषों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में किया जाता है। जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखटिया उसको दोहराता है। ये पात्र इसके प्रमुख कलाकार होते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या कौन सा नृत्य था, तो ये आपका जो था गंवरी नृत्य था जिसके बारे में आपको याद रखना। इस नृत्य में सर्वप्रथम देखो राय बुढ़िया शिव का नृत्य के स्थल पर लाया जाता है और शिव की त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8 या 9 कलाकार मुखौटा, हाथ में तीर, धनुष, तलवार, बर्छी धारण कर इस नृत्य को किया जाता है। तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपका सामने है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो अहिरवाटी जो आपकी बोली जाती है मेवात में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेवात, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी और इम्पोर्टेंट फैक्ट की जो कि आपको याद रखना है। देखो हीरवाटी को, ये जो अहिरवाटी से हीरवाटी भी कहा जाता है, इसे राठी बोली भी बोली जाती है। ठीक है, और ये अलवर के बहरोड और मुंडावर तहसील के अंदर बोली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हीरवाटी बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है,
तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया था? तो 90 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, राज्य विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरिदेव जोशी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, तो खंगा क्या था ये आपको बताना है। तो खंगा जो है बिल्कुल आपका सिर का एक पहनावा यानी पगड़ी का प्रकार है, ठीक है। खंगा जो आभूषण है वो पगड़ी के अंदर लगाया जाता है, पगड़ी जो कि सिर पर ओढ़ी जाती है, ठीक है। और उस पर जो खंगा लगता है एक प्रकार का आभूषण होता है जो कि पैच जैसा लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सिर का आभूषण मध्यकाल में। खंगा क्या होता था? एक सिर यानी पगड़ी। खंगा क्या होता था? पगड़ी का एक प्रकार होता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही कथन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो देख लेते हैं। ये आयोग राज्य में मार्च 2020 से क्रियाशील है, बिल्कुल सही कथन है, कोई डाउट नहीं। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष और कुल 3 सदस्य हैं, यानी एक तो अध्यक्ष है और 3 सदस्य हैं। तो कुल इसके कितने व्यक्ति हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अध्यक्ष सहित 4 सदस्य हो गए। एक तो अध्यक्ष हो गए, दूसरा आपका 3 सदस्य। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन में अधिसूचना 1999 में जारी की, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये गलत है आपका ऑप्शन, ये स्वायत्त संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल देवेंद्र भूषण गुप्ता। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी तब मुख्य सचिव कौन थे? डीबी गुप्ता या देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है, आपको बताना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 29 विषय। कितने विषय? 29। ग्राम पंचायत के कितने विषय? 29। राष्ट्रपति राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1967, 1977, 1980, 1992। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वे था? तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम राज्य परिषद। ऑप्शन नंबर 4। ये सवाल बार बार रिपीट होता है, आपको याद रखना। उस जो दूसरा सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वो कौन सा दल था? तो बिल्कुल राम राज्य परिषद था, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया? तो 19 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीरज डांगी। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है, ये आपको बताना। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 13। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें है, ये आपको बताना है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 342। कितनी औसतन कितनी ग्राम पंचायत है? 342, बिल्कुल आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा। इस योजना में 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना का व्यय करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान है।
इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 है। और आखिरी कथन जो है इसका, इस एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 का कोई प्रावधान नहीं है इस योजना में, इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों आपके बिल्कुल सही है। 20 लाख से अधिक पशुपालकों का लाभ होगा। दूसरा, इसका जो व्यय 750 करोड़ रुपए का है और प्रत्येक पशु की जो बीमा की अधिकतम सीमा है वो 40,000 रुपए। नेक्स्ट, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैम एक्सीलेंस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया था। प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा और 1 मई 2022 से इससे पहले 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा की राशि 5 लाख थी। इस योजना के पात्र परिवार को 1998 पैकेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसका जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर 4 है आपका। बाकी तीनों कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उड़ीसा में आयोजित 13वीं हॉकी जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी, ये आपको बताना है। तो शानदार सवाल है, देखते हैं इसका जो आपका सही आंसर होने वाला कौन सा होगा। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खुशी नागदा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट 3.8 किलोमीटर तैरकर और 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी किए? तो 26 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा शिवांगी सारडा। ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग से पहले चैंपियन बना है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली वॉरियर्स। कौन सा? दिल्ली वॉरियर्स। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो इसके अंदर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आपकी बिल्कुल शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना बिल्कुल शामिल है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट गलत युग्म का चुनाव करना आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं। बेरिंग प्रशांत महासागर में, जो बाल्टिक सागर अटलांटिक, और लाल हिंद महासागर, और ओखोटस्क जो कि अटलांटिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है।
निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या अनुसार 2023 के अनुमान के अनुसार होगा। ठीक है, तो इसको अपन सेट कर लेते हैं 32। देखो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के बाद आएगा आपका जापान, जापान के बाद आएगा मिस्र, मिस्र के बाद आपका आएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड के एंजल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 के मिक्सड डबल का खिताब जीता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगजीत कांजला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, ये आपको बताना। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा धौलागिरी। कौन सी है, धौलागिरी, बिल्कुल आपको याद रखना 34 का राइट आंसर हो जाएगा धौलागिरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख ले। पूर्णा गिरना पंजारा किस नदी की शाखा है, यानी सहायक नदी है, तो ये आपको बताना। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी या तापी नदी, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुप्लास बेल खेर किसके सामान्य वृक्ष है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शुष्क पर्णपाती वन। इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ स्थित आपको बताना। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल केरल में। कहाँ है भाई, केरल के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। केगा बिल्कुल कर्नाटक में परमाणु शक्ति केंद्र, नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, काकरापार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का बिल्कुल काकरापार आपके महाराष्ट्र में नहीं पड़ता है। तो काकरापार आपका कहाँ पड़ता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे, ये आपको बताना। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थियोडोर लेविट ने दिया। किसने दिया? थियोडोर लेविट ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। वस्त्र उद्योग भारत के प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। बी कथन वस्त्र उद्योग के संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों के प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अप्रैल यानी पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना गाइस, देखते हैं अपन 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता यानी ईओडीबी रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है, ये आपको बताना। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 63वें स्थान पर। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो पहला स्थान है पूरी दुनिया में ना। अंकटाड 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई है? तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया है, ये आपको बताना। तो 46 कब जोड़ा गया था? बिल्कुल 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया है? तो 47 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई है। तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 299 है ना, ऑप्शन नंबर 3।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, 51वां क्वेश्चन देख लेते अपन। 51 क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है, ये बताना है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है वो आपको बताना है। तो 52 में जो सही विकल्प नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही विकल्प नहीं, बाकी आपके तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, प्रबंध श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42A, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। तो 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था, ये बताना था। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के मामलों में भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1943। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सैमुअल पी हंटिंगटन। ठीक है। सूची पी को सूची आर से सुमेलित करनी है, विकल्प का चयन करना आपको। ठीक है, तो देख लेते अपन। AIAMDK ये हो जाएगा आपका 1972। बीजेडी आपका जो हो जाएगा बिल्कुल 1997। INLD ये आपका हो जाएगा 99 और SP 92। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। तो 58 का जो बिल्कुल सही नहीं है भारतीय जनता पार्टी HMS, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से आपके मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के सवाल स्टार्ट हो गए, तो ये आप देख लेना। अगले अपन राजस्थान जीके के सवाल मैं आपको बता देता हूँ। पीछे भी आपके राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान भूगोल के सवाल पूछे गए थे। यहाँ से स्टार्ट है, देखो आपके 80 से। मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल CWG। ठीक है। पूर्वी मैदान की बात कर रहा हूँ। मेवात आपका अलवर, भरतपुर और डांग क्षेत्र जो कि करौली, ये पूर्वी मैदान के अंदर आता है। पूर्वी मैदान में कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो CWG में आता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम के ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास नदी आपकी। वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक कुल वन क्षेत्र था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32,864.62 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं, तो ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 84 का देख लेते हैं अपन, इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलता है, बिल्कुल सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर के क्षेत्र में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, तो ये आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर A और B दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र माना जाता है, ये आपको बताना है।
तो प्लास्टिक केंद्र जो हब माना जाता है वो आपका जयपुर माना जाता है। कौन सा? जयपुर। कोलवी कंदराय और चांदखेड़ी किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है। तो 87 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ आपको पशु की दी दन दिया हुआ, एक तरफ नस्लें दिए, तो कर दे। तो बिल्कुल देखो, भेड़ आपकी नाली हो जाएगी, गोवंश की बात करूँ तो आपके सांचोरी हो जाएगी, बकरी की बात करूँ तो बर्बरी हो जाएगी, भैंस की बात करूँ तो सूरती हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 4 और उसके बाद 1, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सभ्यता को भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो 89 बहुत आसान सवाल है। गणेश्वर सभ्यता को, कौन सी सभ्यता को? गणेश्वर सभ्यता को। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले से संबंधित है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सीकर। गलत है सर। क्यों गलत है? नीम का थाना नया जिला बन गया, तो अब ये नीम के थाने के अंदर पड़ती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो 90 का जो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आहड़ से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरा स्थल के उत्खनन से संबंध रहे? तो 91 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बैराट। गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है, ये आपको बताना। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा कक्कुक। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अरुणोराज। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सबसे पहला ऑप्शन नंबर 2 राइट बताया है। सबसे पहला आपका चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद आपका रणथंभौर। ये गलत है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है, ये आपको बताना है। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जयपुर और कोटा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे की फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो 96 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कैप्टन CL सावर्स। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके रास बिहारी बोस का है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किन की अध्यक्षता में की गई? तो ये जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता। मैव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यासीन खां। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सलहदी तंवर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का पेपर यही समाप्त होता है। अगले पेपर में बिल्कुल एक नए पेपर के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।